नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एयर टू सरफेस अटैक कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक जब भी एयर टू सरफेस वेपन्स की बात होती थी तो आज तक मोस्टली शॉर्ट रेंज के लिए बॉम्ब्स और लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए क्रूज मिसाइल का जिक्र किया जा रहा था, और मोस्टली दुनिया की सभी ताकतवर देश अपनी एयरक्राफ्ट से लॉन्ग रेंज सरफेस स्ट्राइक करने के लिए क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी ज़्यादातर सबसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। लेकिन रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देखने के बाद ये देखा गया कि जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स होते हैं इनको एयर डिफेंस सिस्टम इजीली इंटरसेप्ट कर रहे हैं। भले ये लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और जब तक टारगेट के पास नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इनकी स्लो स्पीड की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इजी टारगेट बन जा रहे हैं। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एयर टू सरफेस मिसाइल की कैटेगरी में एक नए सेगमेंट को ऐड करने का प्लान किया जा रहा है, और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लॉन्ग रेंज सरफेस अटैक करने के लिए एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सिलेक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से ही रैम्पेज और रॉक्स जैसे एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर किया जा चुका था, लेकिन ये मिसाइल इंपोर्टेड मिसाइल है जिस वजह से इनकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ इनको भी भारत में भी लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है, और लोकल प्रोडक्शन की वजह से इनकी कॉस्ट ओवर द टाइम थोड़ा कम होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। इसके अलावा भारत अभी अपने रुद्रम सीरीज के अंदर भी खुद की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड किसी भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, और डिसेंट के दौरान ये लगभग हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करते हैं। ऐसे में भले इनको दुश्मन आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर इनको इवेसिव मैन्यूवर करने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा तो डिसेंट के दौरान इनकी हाइपरसोनिक स्पीड में ये अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मूव कर पाएंगे और रडार को इवेड करने की कोशिश करेंगे तो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम इतनी आसानी से इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी स्पीड को मैच करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल का स्पीड सफिशिएंट नहीं होगा, और इस वजह से क्रूज मिसाइल के मुकाबले इनकी हिट प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही क्रूज मिसाइल के मुकाबले सस्ते पड़ने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट वीवीआर मिसाइल को लेके। आज की मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में वीवीआर मिसाइल का रोल सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि आजकल रियल डॉगफाइट के चांसेस काफ़ी कम हो जा रहे हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा दूरी से फायर करने वाले मिसाइल होते हैं वो उतनी सेफ डिस्टेंस से ही एंगेज होने की कोशिश करते हैं। अभी तक इस रेस में भारत कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था, लेकिन अभी इसमें भारत दुनिया की टॉप कंट्रीज की बराबरी करने वाला है। जब से इंडियन एयरफोर्स में अस्त्र सीरीज की मार्क 1 मिसाइल को इंडक्ट किया गया था, तब से हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की एमराम मिसाइल की रेंज को मैच करने लायक सिचुएशन में पहुंच चुके थे। लेकिन मिट्योर मिसाइल के आने के बाद हमें पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ एक सिग्निफिकेंट एज मिलने की उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन मिट्योर मिसाइल काफ़ी महंगा मिसाइल है और इसे सिर्फ रफाल से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से मिट्योर मिसाइल होने के बावजूद भी ज़्यादातर केस में हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट के पास लॉन्ग रेंज वीवीआर कैपेबिलिटी मौजूद नहीं था, जो कि चाइना और पाकिस्तान से थोड़ा पीछे चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को अपनी सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट किया जाने वाला है। अभी लिमिटेड नंबर में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर को प्लेस करने की बात सामने आ चुकी है, जिनको कि सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की Su-30M के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया था कि इसमें एक्चुअली कितने मिसाइल ऑर्डर किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात क्लियर हो चुका है कि अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है। पिछले साल की सेकेंड हाफ के दौरान अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, और उसके बाद अभी डायरेक्टली इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अब अस्त्र मार्क 2 सिर्फ अस्त्र मार्क 1 का सक्सेसर नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के मुकाबले कई एडिशनल अपग्रेड भी किए गए थे, जैसे कि इसका रेंज मिनिमम 160 किलोमीटर तक होने वाले, जो कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल से लगभग 50 किलोमीटर ज्यादा है। साथ ही इसमें अस्त्र मार्क 1 के मुकाबले एक बेहतर सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस से स्टेल्थ टारगेट को भी इजीली ट्रैक कर पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर पाएगा, जिसे लॉन्ग रेंज के एंगेजमेंट के दौरान मिसाइल ट्रैक नहीं खोएगा। वरना होता क्या कि कई मिसाइल ऐसे होते हैं जिनके पास रेंज तो मौजूद होता है, लेकिन उनका सीकर उतना पावरफुल नहीं होता, जिस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस एंगेजमेंट के दौरान ये एक्यूरेटली टारगेट को ट्रैक नहीं कर पाते और अपना लॉक खो देते हैं। अगला अपडेट जोरावर टैंक और उसके लिए बनाई जा रही एक नई इंडिजिनस इंजन के बारे में है। आप सभी जानते होंगे कि जोरावर टैंक भारत का पहला इंडिजिनस लाइट टैंक है
और इसे बहुत ही कम समय के अंदर डेवलप किया गया था। इनिशियली इसमें जर्मनी की MTU सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला था, लेकिन मेन टाइम पर जर्मनी की तरफ से इंजन सप्लाई ना करने की वजह से हमें इसमें US मेड क्यूमेंस की इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा था। और अभी जोरावर टैंक की प्रोटोटाइप में क्यूमेंस की 750 HP स्टैंडर्ड की इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सेम इंजन का इस्तेमाल इसकी इनिशियल 59 मिनट्स में करने का फैसला किया गया है। पर अभी CVRD की तरफ से जोरावर टैंक के लिए एक इंडिजिनस इंजन को भी प्रोवाइड करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। ये इंजन 700 HP स्टैंडर्ड का इंजन होने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग क्यूमेंस के इंजन से लगभग 50 हॉर्स पावर कम जनरेट करने वाला है, लेकिन ये एक इंडिजिनस ऑप्शन होने वाला है। साथ ही जोरावर टैंक की एग्जिस्टिंग इंजन हाउसिंग में बिना कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के फिट किया जा सकता है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी को लेकर भारत थोड़ा संकोच करने लगा है, क्योंकि तेजस के साथ अभी जो इशू हमको फेस करने पड़ रहे हैं, भारत सेम इशू जोरावर टैंक के साथ फेस करना नहीं चाहता है और इसी वजह से अभी एक इंडिजिनस इंजन ऑप्शन को तलाश करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर 700 HP स्टैंडर्ड की इंजन जो है वो जोरावर टैंक के लिए थोड़ा अंडर पावर होता है, तो अभी 1000 HP स्टैंडर्ड की इंजन भी CVRD के पास मौजूद है, जिसे जोरावर टैंक के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होने वाली है कि भले ही 1000 HP स्टैंडर्ड की इंजन की पावर आउटपुट को जोरावर टैंक के हिसाब से ट्यून किया जा सकता है, लेकिन ये साइज में 750 HP स्टैंडर्ड के इंजन से काफ़ी बड़ा होने वाला है, जिस वजह से इसे एग्जिस्टिंग टैंक के इंजन स्पेस में फिट करने में परेशानी हो सकती है। पर अभी CVRD का कहना है कि उनकी तरफ से अभी जिस 700 HP स्टैंडर्ड की इंजन को डेवलप करने की बात की गई, ये इंजन भी जोरावर टैंक के लिए सफिशिएंट पावर को प्रोवाइड कर पाएगा, जो कि सभी रीजन में इसको एक बैलेंस्ड आउटपुट देने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है और अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि पूरे डिफेंस कम्युनिटी में तहलका मचा चुका है। आप सबको पता होगा कि भारत अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ इसे अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी किया जा रहा है। जैसे कि पहले ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर चुका है और अभी वियतनाम के साथ भी डील काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। लेकिन रिसेंटली ट्विटर में एक ट्रेंड चला था और वायरल हो गया था कि भारत की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को अर्मेनिया को सप्लाई किया जा चुका है। अब अर्मेनिया जो है वो भारत की डिफेंस इक्विपमेंट का एक मेजर कस्टमर बन चुका है और पिछले कुछ सालों से स्वाति रडार से लेके बाद में ATGS और पिनाका जैसे सिस्टम को पहले से अर्मेनिया भारत से खरीद चुका है। और इस बात को लेके अजरबैजान बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इससे अजरबैजान के ऊपर प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर भारत की तरफ से भी अर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सिस्टम को सप्लाई किया जाता है, तो ये डायरेक्टली अर्मेनिया को अजरबैजान के खिलाफ किसी भी जंग में एक एज देने वाला है। और भारत और अर्मेनिया के डिफेंस रिलेशन इतने मजबूत भी हैं, तो इस बात पर विश्वास करना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि अर्मेनिया को भारत की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को सप्लाई किया गया और इसे अर्मेनिया की Su-30 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला। और इसी बात को लेकर इस खबर पर सवाल किया जा रहा है कि सच है या फिर झूठ है। पहले तो अभी तक ऑफिशियली ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से, भारत की तरफ से या फिर अर्मेनिया की तरफ से किसी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर दोनों देशों के बीच कोई डील को किया गया। इसके बाद भले ही ब्रह्मोस को सिर्फ Su-30 एयरक्राफ्ट से ही फायर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी Su-30M के एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है और बिना मॉडिफिकेशन के इंडियन एयरफोर्स के Su-30M के एयरक्राफ्ट भी ब्रह्मोस को कैरी नहीं कर सकते। और आज भी हमारे 272 सुखोई में से बस 40 से 60 सुखोई ऐसे हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बुनियाद पर यह कहना कि अर्मेनिया के पास Su-30SM एयरक्राफ्ट मौजूद हैं तो उनको ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई किया गया होगा, तो इफेक्चुअली सही नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए अर्मेनिया के जो Su-30 एयरक्राफ्ट हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा और तब जाकर वो ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस अपडेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल डिटेल शेयर नहीं किया गया, तो उस वजह से इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आजकल बदलती हुई वॉरफेयर टैक्टिक्स को देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी फ्यूचर और एग्जिस्टिंग वेसल्स में कुछ नए चेंजेस को करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन नेवी के प्लान के मुताबिक अभी हमारे मेजर वेसल जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स में डायरेक्ट एनर्जी वेपन को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि इनकमिंग ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल के खिलाफ एक डिफेंसिव लेयर के तौर पर ऑपरेट करने वाले हैं। लॉटरिंग मुनिशन, जिन्हें सुइसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, और सबसोनिक क्रूज मिसाइल आजकल नेवल वॉरफेयर में सबसे बड़े चैलेंजेस बन चुके हैं। ये वेपन्स लो कॉस्ट, हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं और टारगेट के ऊपर घूमकर वहां पे अटैक कर सकते हैं, जिनको क्लोज रेंज में आने के बाद टारगेट करना एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी मुश्किल बन जाता है। हालांकि हमारी क्लोज इन वेपन सिस्टम की मदद से इनको टारगेट किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन इसमें एक और लेयर की सेफ्टी को ऐड करने वाली। नेवी के प्लान के मुताबिक हमारे हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में मिनिमम 4 से 5 डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि पूरे 360 डिग्री में कवरेज को प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी DRDO की तरफ से बेसिकली
लिए 2 डिफरेंट टाइप की डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम पर काम किया जा रहा है। एक 30 किलोवाट की सिस्टम है जिससे ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन को टारगेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसका रेंज थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए कम पावर की जरूरत पड़ने वाली और इसे जल्दी ही डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि शिप्स पर डिप्लॉय करने के लिए इनको एक आइडल वेपन बनाती है। इसके बाद डीआरडीओ की तरफ से एक 100 किलोवाट स्टैंडर्ड की सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि बेहतर रेंज के साथ साथ हाई स्पीड टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट्स और क्रूज मिसाइल को भी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेवी के प्लान के मुताबिक हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन सिस्टम को मैंडेटरी रखा जाएगा। साथ ही रिफिट के दौरान हमारे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी इनको ऐड करने का प्लान किया जा चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।